हाय एवरीवन, वेलकम टू चैनल। सो आज हम लोग पॉलिटी का 10 क्वेश्चन करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। और आपका पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स रिगार्डिंग द वेरियस कमिटीज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड देयर चेयरपर्सन। आपको कमिटी और उनके रिस्पेक्टिव चेयरपर्सन के बारे में बताना है कौन सा सही है। सो पहला है यूनियन पावर्स कमेटी, जवाहरलाल नेहरू। सेकेंड है प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। थर्ड है यूनियन कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी और ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एंड फोर्थ है माइनॉरिटीज सब कमेटी और इसका ऑप्शन है जेबी कृपलानी। आपको बताना है कि ये सारे कमेटी के रिस्पेक्टिव चेयरपर्सन इनमें से कौन कौन सही है। सो हाउ मेनी पेयर्स गिवन एवर आर करेक्टली मैच्ड? ओनली 1 पेयर, ओनली 2 पेयर्स, ओनली 3 पेयर्स एंड ऑल 4 पेयर्स। सो आई विल गिव यू 10 सेकेंड। सो आप 10 सेकेंड में सोचिए इसका सही आंसर क्या होगा और उसके बाद बताइए। आंसर आप सोच के रखिए, फिर मैं सही आंसर इसका बताऊंगा। ओके, सो इसका सही आंसर है ओनली 1 पेयर, क्योंकि यहाँ पे अब कौन सा सही है ये मैं आपको बताता हूँ। सो यहाँ पे यूनियन पावर्स कमेटी जवाहरलाल नेहरू ये बिल्कुल सही है। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ये गलत है, क्योंकि प्रोविंशियल कमेटी सरदार पटेल किए थे। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये भी गलत है, ये जवाहरलाल नेहरू किए थे। एंड माइनॉरिटी सब कमेटी जे बी कृपलानी ये भी गलत है, क्योंकि इसका सही आंसर एस सी मुखर्जी है। सो यहाँ पे ओनली एक पेयर सही है और 3 पेयर गलत है। सो इसका आंसर होगा ए। आप इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, द 9th शेड्यूल वाज इंट्रोड्यूस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ। सो ये इजी क्वेश्चन है, इसमें आई डोंट थिंक यू नीड 10 सेकेंड। सो इसका सही आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि 9th शेड्यूल जो है वो फर्स्ट अमेंडमेंट में ही आ गया था। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 में हुआ था, उसमें जवाहरलाल नेहरू ही प्राइम मिनिस्टर थे। सो ये देखिए 18 जून 1951 को हुआ था, टू एबॉलिश जमींदारी सिस्टम। सो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू इंडियन पॉलिटी द कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल डिस्टेंस। सो प्रिंसिपल डिस्टेंस एक कॉन्सेप्ट है, वो किससे रिलेटेड है वो पूछ रहा है। सो ऑप्शन ए है जुडिशियल एक्टिविज्म एंड पार्लियामेंट्री अप्रूवल। सेकेंड ऑप्शन है डुअल पॉलिटी फेडरल स्ट्रक्चर। तीसरा ऑप्शन है सेपरेशन बिटवीन रिलीजन एंड स्टेट। एंड फोर्थ ऑप्शन है इंडिस्ट्रक्टिबल नेचर ऑफ स्टेट। सो आपको बताना है प्रिंसिपल डिस्टेंस जो कॉन्सेप्ट है ये चारों में से किससे रिलेटेड है। सो आप 10 सेकेंड टाइम लेके इसको सोचिए कि ये किससे रिलेटेड है। आपको बताना है प्रिंसिपल डिस्टेंस कॉन्सेप्ट जो है ये चारों में से किसके साथ मतलब रिलेटेड है। सो इसका सही आंसर होगा सेपरेशन बिटवीन रिलीजन एंड स्टेट। सो सी ऑप्शन सही है। इसमें सिंपल ये कॉन्सेप्ट है जिसमें बोला जाता है कि गवर्नमेंट और मतलब जो मीन्स स्टेट एंड रिलीजन के बीच में जो एक डिस्टेंस होना चाहिए उसके बारे में ये बात करता है कॉन्सेप्ट। सो प्रिंसिपल डिस्टेंस इज अ न्यू मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म, द सेपरेशन ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन एंड पर्सन मैंडेटेड टू रिप्रेजेंट द स्टेट फ्रॉम रिलीजियस इंस्टीट्यूशन एंड रिलीजियस डिग्निटरीज। सो इस कॉन्सेप्ट ये है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैव अ बियरिंग ऑन एजुकेशन। सो आपको बता रहा है कि इसमें जो एजुकेशन है इसमें से किस किस में से रिलेटेड है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी मतलब डीपीएसपी पहला ऑप्शन है। दूसरा है रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज। थर्ड है 5th शेड्यूल। फोर्थ है 6th शेड्यूल और 5th है 7th शेड्यूल। सो आपको बताना है इन पांचों में से किससे एजुकेशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में किस किस से रिलेटेड है। सो आपके ऑप्शन है 1 and 2 ओनली, 3, 4 and 5 ओनली, 1, 2 and 5 ओनली, या 1, 2, 3, 4, 5 मतलब मीन्स ऑल आर करेक्ट। सो टेक 10 सेकेंड टू थिंक। सो आपको इसमें ये बताना है कि एजुकेशन जो सब्जेक्ट है या टॉपिक है इसमें से किस किस में से रिलेटेड है। सो आई होप कि आप इसका आंसर सही सोच लिया होंगे। सो इसका आंसर होगा डी, 1, 2, 3, 4, 5 सबसे रिलेटेड है। जैसे डीपीएसपी में बोला जाता है राइट टू एजुकेशन बोला गया है, ठीक है, फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर। रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज़ को भी बोला गया है कि मतलब टू टेक केयर ऑफ एजुकेशन इंप्रूवमेंट। मतलब 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल में आपका शेड्यूल एरिया और शेड्यूल जो है वो लोग कैन डू मतलब एजुकेशन के लिए काम कर सकते हैं। 7th शेड्यूल में तो सब्जेक्ट ही है डिसाइडेड की एजुकेशन इन कंकरेंट लिस्ट। सो आप यहाँ पे इसका पूरा एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में आर्टिकल 45 में बोला गया टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रेन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 ईयर। रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज में एजुकेशन इज वन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर्स अंडर शेड्यूल 11 and 12. Okay, 5th and 6th schedule talks about 5th constitution provide protection to the tribal on account of their economic disadvantage so that they could maintain their tribal identity without any coercion or exploitation. So this include promotion of education. So देखिए शेड्यूल 5th और 6th में भी promotion of education है एंड 7th शेड्यूल में तो ये कंकरेंट लिस्ट के अंदर आता ही है। सो ये था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बाई डिफिनेशन इज। सो आपको बताना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एक डिफिनेशन के हिसाब से क्या सही होता है। सो पहला ऑप्शन है गवर्नमेंट बाई लेजिस्लेचर। सो बी है पॉपुलर गवर्नमेंट, सी है मल्टी पार्टी गवर्नमेंट, डी है लिमिटेड गवर्नमेंट। सो ऑप्शन से यहाँ चारों सही लग रहा है, मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट तो ठीक है, गवर्नमेंट बाई लेजिस्लेचर,
पॉपुलर गवर्नमेंट, मल्टी पार्टी गवर्नमेंट, लिमिटेड। पर आपको बताना है इसमें चारों में से कौन बेस्ट सूटेड डिफिनेशन है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट के लिए। सो इसका सही आंसर होगा डी, लिमिटेड गवर्नमेंट। एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट वही हो सकता है जो लिमिटेड हो। लिमिटेड मीन्स जिसके पावर एंड प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा रिस्ट्रिक्ट किया गया हो। सो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बाई डिफिनेशन इज लिमिटेड गवर्नमेंट। A constitutional government is the one that is defined by the constitution of the country. Constitution of a country is a supreme law. Constitution जो होगा वो supreme law of the land होगा. It is empowered with the sovereign authority of people, be the people. जैसे हमारे preamble में start होगा be the people of India, by the framers and consent of the legislature of the state. It is the source of all government power. मतलब जी गवर्नमेंट का जितना भी पावर है सारा constitution से आएगा. And also provide important limitation on government that protect the fundamental right of citizen. So इसका सही आंसर होगा limited government. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द टर्म स्टेट इंक्लूड्स। सो आपको बताना है कि जो स्टेट वर्ड यूज़ होता है वो कौन सा, उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। तो पहला ऑप्शन है पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज टेरिटरी रूल्ड बाई सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर ऑफ द यूनियन एंड ऑल द लोकल अथॉरिटीज। सी है एन एरिया ऑफ लैंड दैट फॉर्म्स एन इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल यूनिट। एंड डी है डिफाइंड टेरिटरी दैट फॉर्म्स अ कम्युनिटी विद शेयर कल्चर। सो ये स्टेट जो है ये आर्टिकल 13 से रिलेटेड है। ठीक है, ये जो आर्टिकल 13 में जो पूछा जाता है कि स्टेट है डिफाइन, उससे पूछ रहा है कि उसमें स्टेट में कौन कौन सा इंक्लूडेड है। सो इसका सही आंसर होगा बी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर ऑफ द यूनियन ऑल द लोकल अथॉरिटीज। सो आप यहाँ देख सकते हैं आर्टिकल 12 डिफाइन द टर्म स्टेट, और इसमें गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया मतलब जो सेंट्रल लेवल का गवर्नमेंट और जो लोग है वो लोग है गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, मतलब स्टेट के जो एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर है। फिर ऑल लोकल एंड अदर अथॉरिटीज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड ऑल लोकल एंड अदर अथॉरिटीज अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो ये चार कॉन्स्टिट्यूट करते हैं स्टेट में। सो ये आर्टिकल 12 से रिलेटेड क्वेश्चन था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ लेजिस्लेशन which confers on the executive or administrative authority an unguided and uncontrolled discretionary power in the matter of application of law violates which one of the following article of the Constitution of India। सो आपको पूछ रहा है ये एप्लीकेशन ऑफ लॉ के बारे में कि लॉ वायलेट्स विच वन ऑफ द फ्लोइंग आर्टिकल जो है कौन सा आर्टिकल को वायलेट करेगा। आर्टिकल 14, आर्टिकल 28, आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 44। सो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है एप्लीकेशन ऑफ लॉ। सो इसमें रूल ऑफ लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का बात आर्टिकल 14 करता है। सो इसका आंसर सही होगा ए, आर्टिकल 40 which talks about a state shall not deny to any person equality before the law. So it talks about equality before the law and equal protection of the law within the territory of India. And the concept of equality before law is an element of the concept rule of law. So इसका सही आंसर होगा आर्टिकल 14। So next question देखते हैं। Consider the following statement regarding the fundamental right enshrined in the Indian Constitution. So पहला ऑप्शन, पहला स्टेटमेंट है any fundamental right can be repealed through the passage of ordinary bill. Second है both parliament and state legislature have power to make laws to give effect to any fundamental right. Third statement है ordinance issued by president cannot be challenged in the courts as being violative of fundamental right. अब आपको इसमें बताना which statement given is incorrect. तो इसमें आपको बताना है कि इसमें तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा इनकरेक्ट है। ऑप्शन है 1 only, 2 and 3 only, 3 only and 1 2 3 only। सो आप 10 सेकंड टाइम लेके इसके बारे में सोचिए कि कौन सा सही होगा एंड उसके बाद फिर मैं बताता हूँ सही आंसर इसका। सो आपको इसमें ये ध्यान देना कि इसमें आपको इनकरेक्ट बताना है कि कौन सा इनकरेक्ट है तीनों स्टेटमेंट में से। सो आप यहाँ पे देखिए पहला स्टेटमेंट है एनी फंडामेंटल राइट कैन बी रिपील्ड थ्रू द पासेज ऑफ ऑर्डिनरी बिल। सो ये गलत है, और किसी भी ऑर्डिनरी बिल से हम नहीं कर सकते, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाना होगा। सो ये गलत हो गया। सेकंड बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर है पावर टू मेक लॉज टू गिव इफेक्ट टू एनी फंडामेंटल राइट। यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर गलत है, इस पर स्टेट लेजिस्लेचर को पावर नहीं है फंडामेंटल राइट से रिलेटेड। सो ये गलत हो गया, ये भी गलत है सेकंड। एंड थर्ड जो है ऑर्डिनेंस इशूड बाई प्रेसिडेंट कैन नॉट बी चैलेंज इन द कोर्ट एज बीइंग वायलेटिव फंडामेंटल राइट। ये गलत है, आप चैलेंज कर सकते हैं। सो तीनों यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट गलत है। तो इसका सही आंसर होगा डी, और आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं कि आर्टिकल 13(2), आर्टिकल 13(5) और आर्टिकल 13 के तहत ये तीनों स्टेटमेंट गलत है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द एक्सेप्शन एक्सक्लूसिवली मेंशन अंडर आर्टिकल 15 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट अलाउज द स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर सर्टेन क्लासेस। सो इसमें आर्टिकल 15 के बारे में पूछ रहा है कि क्या क्या अलाउ करता है बनाने के लिए स्टेट को। स्पेशल प्रोविजन फॉर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, स्पेशल प्रोविजन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सिटीजन, स्पेशल प्रोविजन फॉर फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन, स्पेशल प्रोविजन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। सो आपको बताना है कि ये 5 स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसमें से आर्टिकल 15 के तहत सरकार किस किस से रिलेटेड स्पेशल प्रोविजन बना सकता है। तो ये बेसिकली आपसे आर्टिकल 15 का जो सब पार्ट है 2 3 4 5 6 उससे रिलेटेड पूछ रहा है। सो आप 10 सेकंड टाइम लेके सोचिए कि इसका सही आंसर क्या होगा, फिर मैं बताता हूँ।
सो आपको आर्टिकल अगर 15(2), 3), 4, 5 जो है पार्ट, अगर वो याद है कि किससे रिलेटेड, तो आप इसका सही आंसर दे पाइएगा। सो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा स्पेशल प्रोविजन फॉर ट्रांसजेंडर कम्युनिटीज। इससे रिलेटेड वहाँ पे बात नहीं किया गया आर्टिकल 15 में, मतलब सब पार्ट में। प्रोविजन रिलेटेड वुमेन एंड चिल्ड्रन, ये बिल्कुल सही है। थर्ड, स्पेशल प्रोविजन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सिटीजन, इकोनॉमिकली वीकर, हाँ ये भी ऐड किया गया है। स्पेशल प्रोविजन फिजिकली डिजेबल पर्सन, इसके बारे में बात नहीं किया गया वहाँ पे। स्पेशल प्रोविजन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, ये सही है। सो इसका सही आंसर हो गया 2, 3 एंड 5। सो इसका सही आंसर होगा बी, 2, 3 एंड 5। आप इसकी एक्सप्लेनेशन देख लीजिए कि आर्टिकल 15(3) में जो है बात किया गया है, स्टेट इज परमिटेड टू मेक एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। स्टेट आर्टिकल 15(4) एंड 15(5) के तहत कैन मेक फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन और द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। और आर्टिकल 15(6) में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हो गया इसका। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हैज मेड अ लॉ दैट सीक्स टू इम्प्लीमेंट द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 39B and 39C of Indian Constitution. Such a law cannot be declared void by court even if it is in contravention or to which of the following fundamental right. So आपको बता रहा है कि अगर गवर्नमेंट DPSP जो 39B और 39C है DPSP का, उससे रिलेटेड अगर कुछ कानून लाता है या लॉ लाता है, तो अगर इसमें से कौन से आर्टिकल को अगर वो वायलेट करता है तो कोर्ट उसको नल एंड वॉइड नहीं कर सकता उस लॉ को। सो ऑप्शन है आर्टिकल 14 एंड 15, आर्टिकल 15 एंड 21, आर्टिकल 14 एंड 19, आर्टिकल 19 एंड 21। सो इसका सही आंसर होगा आर्टिकल 14 और 19 सी। सो आप इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए कि आर्टिकल 31C है, स्टेट्स दैट नो लॉ विच सीक्स टू इम्प्लीमेंट द सोशलिस्टिक डायरेक्टिव प्रिंसिपल, मतलब ये जो 39B एंड C का बात किया जा रहा है, स्पेसिफाइड इन द आर्टिकल 39B एंड C शैल बी वॉइड ऑन द ग्राउंड ऑफ कंट्रावेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट कन्फर्ड बाई आर्टिकल 14 एंड 19। मतलब यहाँ पे है कि DPSP जो 19B और 19C है वो उसका मतलब हायरार्की ऑर्डर में आर्टिकल 14 और 19 से वो ऊपर आता है। सो ये थे आज के 10 क्वेश्चन। सो थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा हमारा वीडियो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।